My first note, this is Bhupesh Sharma. So here we are doing the your UGC NET 2022 second shift analysis in order to know that what should be our strategy from the upcoming session exam और किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या अब एग्जाम का पैटर्न है, ये हमें यहीं से पता चलता है. So let's go through it. The very first question we have here: when did T.B. Macaulay present his Minute on Education advocating English education in India? So the question is from the English in India unit. ठीक है? It's a very important unit and here's a question. So here they're asking the date that when it was presented. ठीक है? So without any further delay, I will just tell you that directly that what the date is. It's the 2nd February 1835. अब यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से ये निकलता है कि ये जो क्वेश्चन फॉर्म हुआ है ये पहले चैप्टर से फॉर्म हुआ इंग्लिश इन इंडिया के, which is the institutionalization of English studies इन इंडिया. अब इस चैप्टर में क्या देखते हैं कि जितने भी आपके कमीशन है और जितने भी आपके मेन जो फैक्टर्स है जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन इस्टेब्लिशिंग द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, हम उनको यहाँ पे कवर करते हैं. तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है कि बाकी के भी जो कमीशन है, ठीक है, जैसे आपका वुड डिस्पैच हो गया, ठीक है, वुड डिस्पैच हो गया, आपका हंटर कमीशन हो गया, ठीक है, आपका सेटलर हो गया, ठीक है, इनके भी आपको क्या करने हैं, जो इनकी डेट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है, ये हिंट्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं इन क्वेश्चन से. ठीक है, इस तरह से एनालिसिस होता है. ये क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ लिया, पर जो टॉपिक है वो आपका सेम रहेगा. ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट बी आस्क्ड बट द टॉपिक विल बी द सेम. तो वो आपको देखना है. बाकी के जो मेन फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाया, इसको इस्टेब्लिश किया, उसके डेट्स आपको पता होने चाहिए, उनके रिकमेंडेशंस आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन करना है. एंड इफ यू डोंट हैव द स्टडी मटेरियल उन सभी 10 यूनिट्स का, सो माय प्रोफेसर नोट प्रोवाइड्स यू दैट कंप्लीट स्टडी मटेरियल. ऑल द 10 यूनिट्स आर कवर्ड in the exam oriented pattern. So to get access to it, you can just contact us on this number. You can just WhatsApp us or call us to ask any of your queries, and we will give you the access to the study material. Okay, let's move further. Second question हमारे पास यहाँ पे है. Now सबसे पहले ये देखते हैं कि किस चीज के बारे में है. ठीक है, ये एक आपका एक फ्रेज है, एक कोट है, ठीक है, किसी की एक कोटेशन है. द अबव पैसेज कंसिडर्ड टू बी द डेथ नेल ऑफ द न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू. ठीक है, अब डेथ नेल है, लाइक यहाँ पे आपका जो न्यू क्लासिकल जो क्रिटिसिज्म है उस चीज का मतलब एंड एक तरह से हम देख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली इन ऑप्शंस को देखें, ठीक है, न्यू क्लासिकल, तो हम क्या देखते हैं, हम इस चीज को पढ़ेंगे बट आपको मैं कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ, वो चीज बता रहा हूँ. जैसे कि जॉन ड्राइडन है, ही वाज अ न्यू क्लासिकल, तो ये तो डेथ नेल नहीं लिखेंगे. ठीक है, अलेक्जेंडर पोप हिमसेल्फ वाज अ न्यू क्लासिकल. ठीक है, जोसेफ एडिसन हमें पता है इन 1711, अगर किसी को पता भी ना हो तो लाइक द टाटलर है ना, स्पेक्टेटर, ये सब जो आपके ये जो न्यूज़पेपर आए थे, सो दे कम एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी अराउंड 1711. ठीक है, सो ये भी डेथ नेल नहीं लिखेंगे. ऑप्शन बच जाता है हमारे पास सैमुअल जॉनसन, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द लास्ट न्यू क्लासिकल राइटर वी कैन सी हियर, राइट, वेरी नियर टू द रोमांटिक एज. सैमुअल जॉनसन का एक कोट है जो कि रैम्बलर से लिया गया है. ठीक है, तो अब इससे क्या क्वेश्चन निकल के आता है, इससे ये क्वेश्चन निकल के आता है कि हमने जितने भी बाकी भी आपके पीरियोडिकल्स हैं, आपके मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके डेट्स हमें पता होने चाहिए, उनके जो मेन आपके पैसेजेस हैं वो हमें पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये भी आपने कवर, आपका एक टॉपिक आपका यहां से ये भी निकल गया. So now let's move further. Gabriel Garcia Marquez is a very important writer of the world literature. His most famous work of the 100 Years of the Solitude, है ना, ये हमें पता है, 100 Years of Solitude. ठीक है, मैजिकल रियलिज्म यहाँ उसके लिए बड़ा फेमस ये आपका वर्क है.
So make sure you cover this work. It is very, very important. Now let's come to this question. Gabriel Garcia Marquez postscript to the Journal in his Labyrinth 1991 about Simon Bolivar's last and terrible journey to the Caribbean coast of Nueva Grenada in 1830 is one of the finest example of. अब ये जो वर्क लिखा है इन्होंने, रियल फिगर है सिमन बोलीवर, ठीक है, हिस्टोरिकल फिगर है, इन्होंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की इसमें हेल्प ली थी इसको देखने में, ठीक है। इसको लिखने के लिए उन्होंने क्या किया था, रीडिंग दी आर्काइव्स एंड यूजिंग इट्स कंटेंट। आर्काइव्स आपके हिस्टोरिकल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी मदद ली थी। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स बता रहा हूँ क्योंकि हमें पहले क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, ये कहाँ से पूछा गया है और अगले एग्जाम में हमें किस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका, इसको एनालिसिस करने का यही तो है कि हमें आगे के लिए किस तरह से मदद करेगा ये। तो आगे के लिए किस तरह से मदद करेगा कि ये वर्ल्ड लिटरेचर का आपके पास एक क्वेश्चन है। कहाँ से है? वर्ल्ड लिटरेचर का आपके पास ये एक क्वेश्चन है। किस्सा है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। तो ये राइटर आपको कवर करना है, इनका ये जो वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो इनके वर्क और इंपॉर्टेंट है जो आपको मिल जाएंगे विकिपीडिया पर। अगर आप जाएंगे तो नोटेबल वर्क पास में लिखा होता है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये आपको यहां से एक और टॉपिक मिल गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस करने का कौन सा इसमें से मेथड नहीं है? क्वालिटेटिव मेथड होता है, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव भी होता है, मिक्स्ड मेथड जहां पे ये दोनों चीजों को यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव को भी और क्वांटिटेटिव को भी, तो ये भी होता है। सब्जेक्टिव मेथड कोई नहीं होता, सो दिस इज द रॉन्ग वन। लेट्स मूव फर्दर। Who has used the term bowling alone to describe the erosion of community ties in the United States? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन फॉर्म हुआ है ये कल्चरल थियोरी का है, ठीक है, ये है सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं क्योंकि वो एक इंटरडिसिप्लिनरी आपका सब्जेक्ट है कल्चर स्टडी, जहाँ पे हर एक चीज को इनटू कंसिडरेशन लिया जाता है। तो बॉलिंग अलोन का मतलब ये है कि ये एक सोशियोलॉजिकल वर्क है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बॉलिंग अलोन जो सोसाइटी है उसमें लोग अब अकेले अकेले रहते हैं। इट इज दी अमेरिकन डिक्लाइन ऑफ सोशल कैपिटल। ये एक ऐसे है कंप्लीट, आपका बॉलिंग अलोन एक ऐसे है किसका? रॉबर्ट पुटनम का, ठीक है। ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देख के आपने घबराना नहीं है ना, इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी ओर से लगाना है कि नहीं यार ये क्वेश्चन जब तो मुझे करने हैं। हाँ, आप ये चीज कर सकते हैं, फ्रैंक फुरेडी, जिगमंड बॉमन, रॉबर्ट बेला, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सोशियोलॉजिस्ट है, ही हैज रिटन वर्क ऑन द फियर एंड ऑल, एंड जिगमंड बियोमन हैज रिटन वर्क ऑन द मॉडर्निज्म, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस पे इन्होंने वर्क लिखे हैं अपने, सोशियोलॉजिस्ट है। तो बॉलिंग अलोन क्या है? एक सोशल कैपिटल आपके पास होती है। सोशल क्या होती है सोशल कैपिटल? कि आपके इफ योर अंकल, अगर आपके चचा जी विधायक हैं मान लेते हैं, ठीक है, और आपका नेट क्वालिफाई है, वो अपने थोड़े रेफरेंस से कहीं कॉलेज में आपकी बात बनवा सकते हैं, हो सकता है। तो एक तरह से कैपिटल है ना, वो हमें मदद देती है, वो चीज हमें हेल्प करती है, हम डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पे, वो भी एक तरह से कैपिटल है, वो भी एक तरह से क्या है, एक तरह से पूंजी है, वो भी है ना, वो हमें हेल्प करती है इन सोसाइटी टू सर्वाइव में, सर्वाइवल में मदद करती है। पर अब क्या है, बॉलिंग अलोन, अकेले हैं लोग, अब कोई मिलता जुलता नहीं है, रिलेशनशिप सबने अपने अपने कट कर दिए हैं। दिस इज व्हाट दिस ऑल अबाउट। सोशियोलॉजी इसी के बारे में तो है कि सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप को ही तो समझती है सोशियोलॉजी, है ना। सो वहां से ये कॉन्सेप्ट आपका उस चीज से रिलेटेड है और अमेरिका के बारे में है, ठीक है। अमेरिकाज डिक्लाइन ऑफ सोशल कैपिटल, okay. Now the sixth one, which of the following is not a kind of sign as suggested by the Charles Sanders BSA? अब ये कहां से निकला है? ये आप ले सकते हैं आपका लिंग्विस्टिक्स से। कहां से? लिंग्विस्टिक्स का ये टॉपिक हमारे पास आ गया, सिमियोटिक्स से। कहां से है?
सिमियोटिक्स से, ही वाज अ सिमियोटिशियन। सिमियोटिक्स मतलब साइंस के बारे में जहाँ हम स्टडी करते हैं। एक आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज किन किन चीज़ों से बनी? आपकी वर्बल भी है, ठीक है, नॉन वर्बल भी है, जहाँ पे आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, वर्बल में आपके आपके वर्ड्स आ गए, आपके राइटिंग्स आ गए। एक आपके साइंस भी हैं, ठीक है, जो ना ही तो वर्ड्स हैं, जो ना ही तो एक्सप्रेशंस हैं, बस साइंस है, जो साइन बोर्ड पे लगे हैं। तो साइंस किस किस तरह के होते हैं? वो आइकन भी होते हैं, वो इंडेक्स भी होते हैं, ठीक है, और वो सिंबल भी होते हैं, बट वो विजुअल नहीं होते हैं। इज नॉट काइंड ऑफ साइंस सजेस्टेड बाय द चार्ल्स सैंडर्स पीयर्स अकॉर्डिंग टू हिम। ये तीन चीजें ही साइन के अंदर इन्होंने रखी है, विजुअल को नहीं रखा है। तो लिंग्विस्टिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है? सिमियोटिक्स के बारे में पढ़ना है, सॉसियर को भी कवर करना है, ठीक है। हमें यहाँ से ये हिंट मिलते हैं, ये होता है एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Don't take much pain about it because my professor note provides you exam oriented study material, ठीक है। आप उसको कवर करो, PYQPs को गो थ्रू करो, रेगुलर रिवीजन करो, नेट आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर मेन फोकस है JRF पे, तो पेपर 1 के साथ अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप कर लो। उसको बोलो कि मेरे को 40+ क्वेश्चन दे दे, 35+ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जितना वक्त पेपर 2 को दे रहे हो, उतना ही वक्त पेपर 1 को भी दो, क्योंकि JRF यहीं से आना है, ठीक है। Let's move further. Who among the following was a major advocate of oral history? अब सिल्विया प्लाथ को हम जानते हैं। सिल्विया प्लाथ was an American writer, poet, ठीक है। She did suicide, ठीक है। Esther Greenwood is the protagonist in her novel called The Bell Jar. So she was not the advocate of the oral history, ठीक है। Now Paul Thompson is the one who has written the who was the advocate of the oral history, and Caroline Stedman was a British or still alive British historian. क्या है ये? British historian है। So Paul Thompson is the advocate of the oral history. इन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है आपने, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, कि रैंडमली स्टडी होती है, इधर उधर आप जाओ, बट प्लीज डोंट रन आफ्टर दीज क्वेश्चंस। इनको आने दो, है ना, क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 10-20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो उनको आने दो। हमने 80 पे फोकस करना और अच्छे से फोकस करना। Who among the following considers a text as a site of struggle between authority and popular culture? अगर आपने पढ़ा होगा अथॉरिटी के बारे में, अथॉरिटी के बारे में कौन कौन बातें करता है? रोलैंड बार्थेस, ही टॉक्स अबाउट अथॉरिटी। वी हैव नॉट सीन, ही हैज टॉक अबाउट द मीनिंग्स मेनली, ठीक है। डेथ ऑफ द ऑथर, कि एक ऑथर के हाथ में क्या है? मीनिंग नहीं है। इट डिपेंड्स द हाउ अ रीडर परसीव्स इट, ठीक है। लैंग्वेज अपने आप में कोई मीनिंग कंटेन नहीं करती, ठीक है। योर नॉर्थ ऑफ राय, ही वाज द आर्केटाइप क्रिटिक, ठीक है। मिखेल बाख्तिन, ही हैज टॉक्ड अबाउट द अथॉरिटी। इन्होंने अथॉरिटी के बारे में बात की है, पॉपुलर कल्चर के बारे में बात की है। कार्निवलेस्क इज वन ऑफ द एग्जांपल। Carnivalesque is one of the example. What he has said here, he has talked about the reverse of authority. Reverse of authority कैसे? जब कार्निवल होता है ना, उसमें क्या होता है? कोई भी लोग, आप एक बैगर को क्राउन पहना देते हो और वो नाचने लगते हैं, मतलब कार्निवल, ठीक है। आपका फेस्ट है, एक फेयर होता है, जहाँ पे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गेम्स खेलते हैं। वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं होती उस दिन। आपका जो आप नॉर्मल डे सोशल बिहेवियर जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आप नहीं भी करो, आप अनकॉन्शियसली बिहेवियर उस दिन करते हो, सब एक्सेप्टेबल है। ये हेट्रोग्लोसिया एक टर्म के बारे में बात करते हैं। हेट्रोग्लोसिया, ग्लोसिया मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस हैं एक नॉवल में। किसी एक वॉइस को आप अथॉरिटी नहीं दोगे, कोई एक वॉइस डोमिनेटिंग नहीं है कि हाँ हम इसकी वॉइस को सुनेंगे, जो ये कह रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि इस नॉवल का क्या मीनिंग है। हर एक वॉइस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, राइट। ही टॉक्स अबाउट द अथॉरिटी एंड द पॉपुलर कल्चर in his text and consider it as a site of the struggle between this authority and the popular culture. So Mikhail Bakhtin is the one, ठीक है। अब थोड़ा रिलेटेबल है आपके मिशेल फूको से भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। इनका डिस्कोर्स एक मेन जो है टॉपिक है डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स में क्या बात करते हैं कि डिस्कोर्स देखो क्या होता है,
अब हमने अगर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को हम देखें, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, हमारे को वेस्टर्न राइटर्स ने रिप्रेजेंट किया है अपने पर्सपेक्टिव से। अब क्या है, दुनिया उस तरह से ही हमें देखने लगी है कि इंडियंस क्या है, वो नैरो माइंडेड है, ठीक है, वो रिलीजन में बिलीव करते हैं, मॉडर्निज्म को अडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, दे आर अगली पीपल, ठीक है, वो रोड के रॉन्ग साइड में ही चलते हैं। हमने देखा, हम भी ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि इंडियंस तो यार ऐसे ही होते हैं, वो तो हर कहीं कूड़ा फेंक देते हैं। हमारे माइंड में इस नैरेटिव को इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम ये बोलने लगे कि इंडियंस बहुत साफ सुथरे होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करते हैं। तो क्या है, एक नैरेटिव बनाया गया। कैसे बनाया गया? डिस्कोर्स से बनाया गया, क्योंकि बार बार वो चीज लिखी गई है, बताई गई है। दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। ही टॉक्स अबाउट चेंजिंग दैट डिस्कोर्स। ही टॉक्स अबाउट सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं कि मैन ये है, वुमेन ये है। किसने डिफाइन किया कि मैन ये है, वुमेन ये है? किसने बताया? डिस्कोर्स ने। जिस तरह से बातें हो रही है इन चीजों के बारे में, ठीक है, तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। नो। Ninth question. Hudibras of Samuel Butler. The work was published in the 1663 and it is the expression of the Restoration Age. किसका एक्सप्रेशन है इसमें? रेस्टोरेशन एज का क्या है? एक्सप्रेशन है। किसके टुवर्ड्स? प्यूरिटनिज्म के टुवर्ड्स। ठीक है, इस अ मॉक सटायर, मॉक एपिक सटायर। किस पे? प्यूरिटन एज में। ठीक है, तो ये एक वर्क हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आपने इन टर्म्स को भी देखना होता है। ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म जहाँ पे आपका सेंटर ह्यूमंस है, ठीक है। इज्म वही होता है जो आप जिस चीज को सेंटर में ला देते हो। हेलेनिज्म, यहाँ पे हेलेनिज्म सेंटर है। एंजेलिकनिज्म यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। इन टर्म्स तो इसीलिए क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम दिन में ना कुछ काम करते हैं, आप ये सोचते हो कि यार मैं एक काम क्यों कर रहा हूँ, इट एड्स नो वैल्यू टू माई प्रेपरेशन। पर अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रख रहे हो, आपका अभी मन कर रहा है कि मैं इंस्टाग्राम चेक करूँ, आपका मन कर रहा है कि कुछ ऐसा देख लूँ वैसा देख लूँ, पर अगर आप वो नहीं देखते हैं, उससे आपकी मोटिवेशन बिल्ड होती है, और वो मोटिवेशन आपको हेल्प करती है उस प्रेपरेशन में अपनी एनर्जी को सस्टेन करने में। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को थोड़ा अपने ज्ञान के लिए भी जान लेना चाहिए, ठीक है। विक्टोरियन एज, ना सॉरी विक्टोरियन नहीं, हमारे पास ये रेस्टोरेशन एज से ये क्वेश्चन बनता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। एम्बलम्स बाय फ्रांसिस क्वार्ल्स। आई थिंक ये वर्क आपका 1635 के आसपास पब्लिश हुआ है, या 1665, यार ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। एंड इट इज अबाउट द कॉमन कमेंट्री ऑन अ वॉल्यूम ऑफ बाइब्लिकल इलस्ट्रेशन। अब ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर से। कहाँ से है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या पढ़नी है? बुक्स पढ़नी है। आप चाहे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन को करो रेफर, चाहे आप अपना रुटलेज को, ठीक है, रुटलेज को आप रेफर करो, चाहे आप विलियम जे लॉन्ग को। विलियम जे लॉन्ग पढ़ रहे हो तो रुटलेज भी पढ़ लेना साथ में, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द स्टील ग्लास? ठीक है, अब इसका जो हमारे पास ऑथर है वो है जॉर्ज गैस्कॉग्ने, ठीक है, जॉर्ज गैस्कॉग्ने है। एंड दिस वर्क केम अराउंड 1500 समथिंग, ठीक है, 1565 में या 1535 के आसपास ही हमारे पास ये वर्क आता है। और इट्स अ क्लियरली द एज जस्ट बिफोर द एलिजाबेथन, ठीक है, हेनरी एट्थ का ये एज है, या इस अ ट्यूडर एज, ठीक है। तो ट्यूडर एज का ये वर्क हमारे पास में है, ठीक है। और गैस्कॉइगने का एक वर्क है जहां पे इन्होंने एरिस्टो के वर्क को क्या किया है, वो ट्रांसलेट किया है एरिस्टो के वर्क को। एंड which is the you know which was taken as a source by the Shakespeare for one of his work, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से भी ये हमारे पास राइटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर से ही फॉर्म हुए हैं। नाउ वी हैव द 12th क्वेश्चन हियर। सर डेविड लिंडसे सटायर ऑन द थ्री स्टेटस इज बोथ। अब ये जो थ्री स्टेटस है, इट वाज अबाउट द पार्लियामेंट,
ठीक है, पार्लियामेंट एंड द क्लर्जी के ऊपर ये वर्क था। क्लर्जी इज ऑब्वियसली अ रेफरेंस टू द रिलीजन एंड द पार्लियामेंट इज अ रेफरेंस टू द पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश लिटरेचर से। तो दो बुक्स आपको बता दिए, विलियम जे लॉन्ग एंड दी रूटलेज। अगर बुक्स को नहीं करना है तो आप रेफर कर सकते हैं माय प्रोफेसर नोट के स्टडी मटेरियल को। I have already given the contact number above there. Now, who among the following has used lines from the Shakespearean play Othello to critique racism in one of his poem? ठीक है, अब ये फ्रेंच फैनन, ब्रैथवेट, डेरेक वॉलकोट, नगुगी वाथियांगो, ये सारे के सारे कौन है? अफ्रीकन राइटर्स है। अब इन वर्क्स को आपने पढ़ना है, चारों के चारों राइटर्स को। ठीक है, अब ये क्या है? आपका ये जो प्ले है ओथेलो, it was taken as a reference in the poem of the Derek Walcott called the Donkey and Monkey. This is a poem by him, and he has taken this here as a reference in his work. Othello क्या था? He was a black in color. He was a black color character. Moor he was called, right? Moor. So your Derek Walcott has taken the reference of this work in his Donkey and Monkey poem. So हमारे पास ये चार क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं और इनका तो प्रोज वर्क है आपका डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स फैनन, व्हाइट मास्क, ब्लैक फेसेस, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल हम थियोरी में इनको पढ़ते हैं। और ब्रैथवेट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो वो भी आपको देखना है। चारों के चारों राइटर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब है डेरेक एल्टन वॉलकॉट। अब ये राइटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको कवर करना ही करना है। इन द पोम द सी इज हिस्ट्री। अब सी यहाँ पे क्या है? सी को आपका यहाँ पे एक स्टोर हाउस की तरह देखा गया, जहां पे क्या है? पास्ट है, पास्ट दबा पड़ा है, जहां पे उस सी के अंदर ना शार्क्स है। और वो शार्क्स तभी कौन है? वो शार्क्स है कॉलोनाइजर्स। कॉलोनाइजर्स हैं वो शार्क्स। और इस सी ऑफ हिस्ट्री के अंदर डेड बॉडीज ऑफ स्लेव्स, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, उन चीजों का स्टोर हाउस है ये सी इज हिस्ट्री। ठीक है, इट मेक्स अ पैरेलल बिटवीन एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड एंड नेचर? नो, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू है द रेफरेंस ऑफ द स्लेवरी। डायरेक्ट रेफरेंस कहां जाता है? पोस्ट कॉलोनियलिज्म की ओर, कॉलोनाइजर्स की ओर। कॉलोनाइजर्स ने क्या क्या किया था? रिलीजन को चेंज करवाया था, उनके कल्चर को गलत ठहराया था, उनके ट्रेडिशन को गलत ठहराया था, स्लेवरी की थी। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड रिलीजन, सिमिलैरिटीज है बट ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ पैगनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, नो। एवोल्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द स्लेवरी ऑफ द ब्लैक्स, it directly matches here, so this is the right one. पोस्ट कॉलोनियल थीम इन वर्क्स की, पोस्ट कॉलोनियल थीम, तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आपको पढ़नी है। ठीक है, पीके नायर की बुक है, बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो माय प्रोफेसर नोट्स जिंदाबाद। ठीक है, नाउ द वोयाज एंड ट्रेवल ऑफ सर जॉन मेंडेविले वाज रिटन इन। अब ये जो वर्क है आपका 1356 के आसपास लिखा गया है। ठीक है, और ये जो एरा है ये आपका कौन सा एरा है? ये आपका एरा है मिडिल इंग्लिश का। कौन सा एरा है आपका? ये मिडिल इंग्लिश का। तो कौन से डायलेक्ट में है ये? मिडलैंड डायलेक्ट में है ये। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, अब नॉर्थम्बेरियन डायलेक्ट को देख के, क्योंकि ये चीजें उस वक्त थी यार, नॉर्थम्बेरियन डायलेक्ट, मिडलैंड डायलेक्ट, हमें दोनों के बीच कंफ्यूजन है थोड़ा। मैं सॉल्यूशन को चेक करके देखता हूँ। ठीक है, एक मिनट, गिव मी अ टाइम थोड़ा सा।
देखो, हाँ, ये मिडिल इंग्लिश में ही लिखा गया है, ठीक है। सो मिडलैंड डायलेक्ट थिंक यूज्ड हियर, है ना। सो दिस वन इज द राइट वन। ओके, ऊपर हमने स्टील ग्लास का वो रेफरेंस लिया था। वो वर्क आपका एक्चुअली 1576 में है, ठीक है। एलिजाबेथन एज में ही है वो, है ना। एलिजाबेथन एज का वर्क है वो। आई एम सॉरी। तो थोड़े थोड़े करेक्शंस करेंगे हम यहाँ पे। कई बार ये डेट्स वगैरह सभी भूल जाते हैं, आप अकेले नहीं हो, सब भूल जाते हैं। एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, किसका वर्क है ये? थॉमस ग्रे का वर्क है ये। मेडिटेशन ओवर द डेथ, ठीक है। एक चर्च यार्ड में गए हैं, वहां पे ग्रेव्स को देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि जो पुअर है और रिच है, रिच वापस नहीं आ सकता जस्ट बिकॉज ही इज अ रिच, और पुअर है अगर उसको सही केयर मिल गई होती, सही नरिशमेंट मिल गया होता, मे बी ही वुड हैव लिव्ड मोर। बट अच्छा है किसी ने उसको जाना नहीं, he remained unknown and now he is under grave and nobody knows him। बट रिच को सब जानते हैं और उसकी रिचनेस किसी काम की है ही नहीं अब। तो इस तरह की चीजें ये कर रहे हैं बिकॉज ही हैज लिव्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड पेन, वो सारी चीजें, ठीक है। और सैमुअल जैनसन ने एक बहुत अच्छा एक कोट लिखा है इनके ऊपर, दैट थ्रू हिज लाइफ ही ट्राइड टू वॉक ऑन दी ऑन द टिप ऑफ हिज टोज। मतलब इतना हार्श और इतना पेनफुल लाइफ ही हैज लिव्ड। So this poem is written in the quatrains of 10 syllable lines. Okay. ठीक है। क्वार्ट्रेन्स में आपके क्या होते हैं? आपका क्वार्ट्रेन्स में आपके 4 लाइंस का एक स्टैंजा होता है और 10 सिलेबल्स का मतलब होता है आपके 2 सिलेबल से एक फीट बनता है, जिसे हम क्या कहेंगे? 10 सिलेबल लाइंस को हम क्या कहेंगे? पेंटामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंटामीटर हम कहेंगे, जिसके अंदर क्या होते हैं? 5 फीट्स होते हैं। 5 फुट, 5 फुट। 1 फुट किससे बनता है? 2 सिलेबल से बनता है। 2 सिलेबल्स होता है ना, जैसे कि गी टार, गी टार। अब टार क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, ये वीक सिलेबल है। होते हैं ना ये सिलेबल्स, आपने आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। जिसका सबसे पहला सिलेबल वीक होता है, स्ट्रेस्ड होता है, सॉरी जिसका अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, वो कौन सा आपका मीटर होता है? राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हीरोइक कपलेट, इसमें 2 लाइंस होती है और सिमिलैरिटीज होती है, कू कू सेम सा लाइन होता है, ठीक है। ऑक्टेव एनसेस्टेट आपके 14 लाइन होते हैं। सोनेट्स में हमने ये चीज देखी है, ठीक है। अलेक्जेंड्राइंस, ठीक है। मैं एग्जैक्टली इस चीज को और थोड़ा सा भूल रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। 17th क्वेश्चन है, मार्गे पियर्सेस नॉवल वुमन ऑन द एज ऑफ टाइम 1976 is based on शोला स्मिथ फायरस्टोन डायलेक्टिकल सेक्स। ये बहुत ही आपका क्लासिकल फेमिनिस्टिक वर्क है, क्लासिकल फेमिनिस्टिक वर्क है। वे शी टॉक्ड अबाउट डिमोलिशिंग द नॉट ऑन द मेल सुप्रीमेसी, but she also talk about that there should be no distinction on the basis of sex, ठीक है। सेक्स के बेस पे लोगों को डिफाइन नहीं करना चाहिए। शी also said this thing। मार्गरेट एटवुड हैंडमेड्स टेल and the Lewis Carroll Alice World written in the 1865। जो आपका हैंडमेड्स टेल ये वर्क है, इससे आपका ये इन्फ्लुएंस है, ये वाला वर्क। अब इस वर्क में क्या है, इन दोनों वर्क में क्या है, ये दोनों ही एक तो फीमेल पे लिखे गए हैं, ठीक है, और पेट्रियार्कल वर्ल्ड के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो इससे में क्या पता चलता है कि जो फेमिनिस्टिक आपके नॉवेल्स हैं, ये फेमिनिज्म की अप्रोच आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेमिनिज्म से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बने हैं। और ये तो आपकी डेस्टोपियन नॉवल भी है, क्या है आपकी? एक डेस्टोपियन नॉवल भी है। तो उस तरीके से भी आपका ये वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको बाकी के जो डेस्टोपियन आपके वर्क हैं, जैसे कि आपका जॉर्ज ऑरवेल का हो गया 1984,
ठीक है, इस तरह से आपको रेफरेंसेस लेने होते हैं कि कौन कौन सा आपके इन नॉवल से कुछ ना कुछ निकल के आता है, यही आपका एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये नॉवेल्स दोनों क्या बात करती हैं, फीमेल आइडेंटिटी के बारे में बात करती हैं कि किस तरह से कंट्रोल करती है पेट्रियार्कल सोसाइटी उन पे, उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है, उनकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये सिमिलैरिटीज है। और इसके अलावा ये जो आपका वर्क है, ये इन्फ्लुएंस है प्लेटो के रिपब्लिक से भी। किससे इन्फ्लुएंस है? प्लेटो के रिपब्लिक से भी ये आपका इन्फ्लुएंस है। ना डोना हैरवेज अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो। आपका साइबॉर्ग कौन होता है? साइबॉर्ग होता है जब ह्यूमंस को आपके कंप्यूटर पार्ट्स या मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स उनमें इम्प्लांट किए जाते हैं। ठीक है, सो दे कैन बी मोर पावरफुल। जैसे कि आपका आयरन मैन है, जैसे वो उन बॉडी पार्ट्स को वो पहनता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। और आप साइबॉर्ग कह सकते हो। आपने न्यूरोलिंक सुना होगा एलन मस्क का। ठीक है, आपके माइंड के अंदर चिप लगाई जाती है। ठीक है, आप आपके अंदर एक उस तरह की कुछ पार्ट्स भी उस तरह से प्लांट किए जा सकते हैं, जिससे आपके आपके बॉडी बॉडी पार्ट्स थोड़ा ज़्यादा वर्क करेंगे। आपके बॉडी पार्ट को चार्ज किया जाएगा, आर्टिफिशियल आर्म्स लगाए जाएंगे या लेग्स लगाए जाएंगे, और आप ज़्यादा जी पाएंगे। ठीक है, तो साइबॉर्ग का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो ये सारे वर्क्स आपको पढ़ने हैं, तभी हमारा अगला जो एग्जाम है वो अच्छे से हो पाएगा। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय अ बुकर प्राइज विनर गीतांजलि श्री। इनका अमाउंट ऑफ सैंड को अभी आपका बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, रेत का टीला हिंदी में उसका जो नाम था, एक्चुअली वो हिंदी में लिखी गई थी, बाद में उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ एंड गॉट द बुकर प्राइज। और उसके बाद ही इस राइटर को क्या मिली? रिकॉग्निशन मिली। तब तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। काली जगह इनका एक नॉवल है। ठीक है, हमारा शहर उस बरस भी इनका एक नॉवल है, एक उपन्यास है। बेलपत्र इनका एक शॉर्ट स्टोरी है। और इसमें क्या है कि जो जो वुमेन है वो मुस्लिम है और जो मैन है वो हिंदू है। हिंदू मुस्लिम की शादी हो गई है, और अब ये जो लेडी है उनके घर में नमाज पढ़ रही है, अपनी आइडेंटिटी को सीख कर रही है। बड़ी जबर एक स्टोरी है, मैं इसे पढ़ रहा था। आई जस्ट लेफ्ट इट इन बिटवीन, मैंने कंप्लीट नहीं की। और माई जो इनका वर्क है, आई थिंक इट इज हर डेब्यूट वर्क। ठीक है, तो ये उनका डेब्यूट वर्क है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा सर्च करना है। ओके, so this is about this question. Now let's move further. Women of Palestine 1982 and Indian women in struggle 1980. ठीक है, अब ये जो आपका है वुमेन इन पैलेस्टीन, पैलेस्टीन जब नजर आए, पैलेस्टीन पैलेस्टीनियन रेफरेंस एडवर्ड सईद की आपको यहाँ से याद आ सकती है। ही वॉज पैलेस्टीनियन, राइट। एंड इंडियन वुमेन इन स्ट्रगल। अब ये जो दोनों वर्क हैं, एक्चुअली ये ना वर्क्स के सबटाइटल्स हैं जो यहाँ पे दिए हैं। मैंने गूगल पे इनको सर्च किया था, एंड दे वर्क and both of these works are about the female militancy and the political involvement. और ये वर्क्स आपको इजीली तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कहीं रेफरेंस भी नहीं मिलेगा। सो ये कुछ एब्सर्ड से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इजीली फाइंड आउट नहीं करते हमारे पास कहीं जब हम स्टडी करते हैं इस एग्जाम की। तो देयर इज वेरी रेयर चांसेस कि आप ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे वर्क्स को स्टडी करोगे, क्योंकि गूगल पे भी ये इजीली नहीं मिलते हैं, ये इस तरह के वर्क्स हैं। ठीक है, अगर आप एक वेरोशियस रीडर्स हो, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ये सब ज्वाइन करते हो, तो फिर आपको इजी रहेगा इस तरह के वर्क्स को देखना, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, तो इन वर्क्स के पीछे हमने नहीं दौड़ना है उतना, बट हाँ एक आइडिया ले लेना है कि कौन कौन से राइटर्स ने इन वर्क्स को लिखा है, और थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, ओके, सो ये जो आपके दोनों ही वर्क हैं, ये लिखे हैं इंजेला एंड जिम डॉनिंग ने। ठीक है, और इंजेला एंड जिम डॉनिंग ने, ये है इंजेला का वर्क है और ये जिम डॉनिंग का वर्क है।
और ये दोनों किस पे हैं? फीमेल मिलिटेंसी पे हैं और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पे है। Now 20th question we have here. The following statement is written by which of the author given below? Could fulfillment ever be felt as deeply as loss? Inheritance of loss से ये आपका एक कोट आपका लिया गया है. You know that work is written by the Kiran Desai. Inheritance of loss. इनहेरिटेंस ऑफ लॉस से ये आपका कोट लिया गया. तो ये वर्क को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बुकर अवार्ड विनर ये वर्क है. बुकर प्राइज इस वर्क को मिला है. इवन दो हर मदर मिसेस देसाई, किरण देसाई द मदर नेम, क्लियर लेटर ऑफ द डे राइटर अनीता देसाई. Even though she never received the Booker Prize, she got the Sahitya Akademi Award for sure, but not the Booker Prize till now. ठीक है. अरुंधति राय, a very ministry of, इनका एक वर्क है ना, मिनिस्ट्री जहाँ पे ट्रांसजेंडर की स्टोरी कही गई है, वो वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ता है. उसका समरी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे उसमें लेयर्स हैं, है ना, बहुत सारे बीच में इंसिडेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. शशि थरूर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. रोहिंटन मिस्ट्री, अगेन ए इंपॉर्टेंट राइटर. ठीक है, हम डायस्पोरा में भी इन्हें पढ़ते हैं. ठीक है, राइट नाउ ही इज लिविंग इन इंग्लैंड, राइट, मुंबई से हैं. सो या, सो covering all of these are very very important. Okay, now let's move further. Who first translated the Bhagavad Gita into English? भगवत गीता को सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था? ओरिएंटलिस्ट नहीं किया होगा. तो हमारे पास चार्ल्स विल्किंस है, who is also the founder of the Asiatic Society. ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी किसके साथ? विलियम जोन्स के साथ. कब? 1784 में. तो एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है. The right answer is the third option. 22nd. Who among the following is exclusively associated with diary writing in English? अब डायरी जो राइटर है हमारा यहाँ पे वो कौन है? वो है सैमुअल पेपेज. ठीक है, he was in the Restoration age. He kept the diary from the 1660 to 1669. Even though it got published I think around at the beginning of the 20th century. ठीक है, 1900 something this diary got published, and it is a great historical document about some of the very major events like your plague, है ना, your great fire. ठीक है, फायर लगी थी, आग लगी थी इंग्लैंड में. ठीक है, प्लेग हुआ था. तो उन चीजों के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डच वॉर आपका एक अदर इवेंट है जो इसमें कवर होता है. तो उसके बारे में कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी इनमें से ये कोई राइटर नहीं है. वेरी फेमस फॉर हिज द एपिस्टल नॉवेल्स, जो कि आपके लेटर से नॉवेल्स लिखे जाते हैं. एंड या सैमुअल जॉनसन is a very famous one. James Boswell has written his biography which got published in the 1791, है ना, around this time period वो वर्क पब्लिश हुआ था, या 1902 में, इस पीरियड के बीच. ठीक है, तो बाकी तो ये राइटर्स इंपॉर्टेंट है ही. एबेट वॉल्गर इज ऑथर्ड बाय. अब एबेट वॉल्गर जो है वो आपका ड्रामेटिक पर्सोना, क्या है? ड्रामेटिक पर्सोने वर्क है किसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग का. ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री है. ठीक है, इसमें ये वर्क है. और रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज द विक्टोरियन एज राइटर, सो इट वाज अराउंड द 1864 समथिंग दैट द वर्क गॉट पब्लिश्ड. इसके अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है वो है रबी बेन एजरा, द बेस्ट इज येट टू बी, ग्रो ओल्ड विद मी, है ना, इसमें ही वो लाइन है, रबी बेन एजरा. And the another one is the Caliban of Satabos. ठीक है, वो भी एक इनका वर्क है इसमें. तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इंपॉर्टेंट राइटर. मैथ्यू आर्नोल्ड,
all are the Victorian writers we have here. Right, so this work is taken from the dramatic persona रॉबी बेन एजरा. ये वर्क आपको देख लेने हैं, इनसे कई बार कोट्स लाइंस आपके पूछे जाते हैं. हम 25 क्वेश्चंस ही करेंगे. The predominant emotion running through the poem Christina by Robert Browning is that of. अब क्रिस्टीना यहाँ पे एक लेडी है इस पोम में, and the speaker was in love with her, but she broke his heart. तो क्या है, now he's torn between the grief and the love. ठीक है, पेनफुल एक्सपीरियंस है. so it is about the sadness. अगर दो होते तो हम लव को भी लेते, बट नाउ ही इज हर्ट, he is broken hearted, so sadness is the theme then here. It is the main emotion here. 25th question we have. 25th question we have here. Now very first novel here we have Heathcliff Mansfield Park. यहाँ हमने मैच करना है. Heathcliff was a character in the Wuthering Heights, right? Your work by the Emily Bronte, written under the name of the Alice Bell. ठीक है, कब लिखा था? 1847 में लिखा था, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है. Maggie Tulliver, The Mill on the Floss. Yes, Maggie Tulliver was the writer in The Mill on the Floss. This is correctly matched here. Josiah Bounderby was a character in The Hard Times. तो ये तो मैच नहीं कर रहा है. Fanny Price was a character in The Mansfield Park. तो ये भी मैच जो है नहीं कर रहा है. So I think the work was published around the 1814. ठीक है, publishing dates are very important as well. So after this, in the second part, we will take question from the 26 to 50. ठीक है, वॉइस बीच में लो हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस को हमने पूरा किया, दैट इज अ बिग थिंग. और आपको इससे आइडिया आया होगा कि आपने आगे के लिए किस तरह से प्रेपरेशन अपना करना है. और मोस्टली उन लोगों के लिए जिसके पास इतना टाइम नहीं होता प्रेपरेशन करने के लिए, दीज आर द ग्रेट वीडियोस फॉर यू. ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाता है, प्रेपरेशन अच्छे से हो जाता है. सो लेट्स सी वेरी सून. आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियो. टिल देन टाइम, दिस इज भूपेश शर्मा साइनिंग ऑफ.